हेलो दोस्तों, आज की स्टोरी है उसकी शराफ़त। जानती हूँ कुछ गलत कर रही हूँ, कुछ क्या बहुत गलत। क्यों अजीब-सी बेचैनी में 3 साल से इधर से उधर घूम रही हूँ। सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक सबसे पहले उसी का ख़्याल एक मीठे एहसास के साथ अपराध बोध से भरता चला जाता है। देखने वाले को प्रत्यक्षता मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा नज़र आता है। मेरे बहुत ही अच्छे पति निखिल और मेरा युवा बेटा पार्थ। पर कहीं कुछ तो होगा ही ना, अधूरा सा, बेईमानी सा, इश्क जैसा कुछ जो मुझे हो गया है। मैं जिस सोसाइटी में रहती हूँ वहीं वो भी रहता है। नाम नहीं पता मुझे, रात दिन उसे देखने भर की चाह में ही 3 साल बीत गए हैं। ऐसे ही, यूं ही। मैं कोई सोडसी भी नहीं। मेरे 45 साल के जीवन में ऐसा कभी हुआ भी नहीं कि मैं कभी कुछ ऐसा किया हो कि मन अपराध बोध से भरा हो। 22 साल का सुखद वैवाहिक जीवन है मेरा। निखिल से अच्छे पति की कल्पना भी नहीं की कभी। ईश्वर ने बिना मांगे ही सब कुछ दिया है। हमेशा जिसके लिए मैं मन में ईश्वर को धन्यवाद करती रहती हूँ। फिर अब क्या हो गया? किसकी नजर लग गई मेरे सुख चैन को? एक विवाहित पर पुरुष जो एक पिता भी है और मुझसे शायद 8-10 साल छोटा भी होगा। क्यों मैं उसकी तरफ आकर्षित हो गई हूँ? क्या करूँ? कैसे सँभालूँ दिल को? सुनता ही नहीं है। इसे बस उसे देखने से ही मतलब है और कुछ भी नहीं चाहता यह। ऐसा भी नहीं कि उसे लेकर कुछ अनैतिक सा संबंध सोच लिया हो मैंने। बस कहीं हल्की-सी चाह रहती है उससे बात करने की, उसे जानने की, बस, और कुछ भी नहीं है। और तसल्ली भी बस यही है कि सिर्फ मैं ही नहीं, वो भी इस बेचैनी के दौर से गुजर रहा है। मैंने देखा है उसे अपने लिए बेचैन। यश के कॉलेज निकलने का समय जानता है वह। यह हर बार इत्तेफाक तो नहीं हो सकता ना कि वह उसी समय अपनी बालकनी में आता है, जहाँ से उसे मेरे घर का काफ़ी हिस्सा दिखाई देता है। और आँखों की तो एक अलग भाषा होती ही है, तभी तो हम दोनों के बीच बिना कुछ कहे सुने कुछ 3 साल से है। आँखें सब कुछ कह सुन लेती हैं, आँखों में एक अजीब-सी शक्ति होती है, दिल की हर बात बयाँ करने की, जिसे वही समझता है, जिसको आँखें समझाना चाहती हैं। ईश्वर प्रदत्त वरदान है आँखें। आज सोचने बैठी हूँ तो महसूस हो रहा है, इन आँखों के कहने-सुनने के कारण ही तो हम एक-दूसरे से बंधे हैं। वरना दिन भर देखते तो कइयों को हैं, पर किसी को बिना जाने सबके लिए थोड़े ही 3 साल से बेचैन घूमा जा सकता है। मैं सुबह-शाम सैर पर जाती हूँ तो कई बार सोचती हूँ कि क्या वह मुझसे बात नहीं करना चाहता? क्यों नहीं आ जाता कभी गार्डन में? सालों से मैं यही सोच रही हूँ। सुबह तो खैर उसकी कामकाजी पत्नी घर में होती होगी, जो मुझे अच्छी लगती है, सुंदर है, स्मार्ट है, पर कितनी ही सामें मैंने उसका मन ही मन गार्डन में इंतज़ार किया है। कितना मुश्किल है एक विवाहित स्त्री के लिए किसी परपुरुष के लिए अपनी कोमल भावनाएँ छुपाना। क्या करूँ? यह गलत है, पर दिल पर ज़ोर नहीं रहा मेरा। नादान अपनी राह पर ही चलता चला जा रहा है। ऐसे ही कितने दिन बीत रहे थे। एक शाम मैं गार्डन में सैर कर रही थी। अचानक मुझे लगा कि क्या अब उसके लिए मेरी दीवानगी इतनी बढ़ गई है कि वह मुझे सामने से आता भी दिखाई देगा। अपनी आँखों पर मुझे यकीन ही नहीं हुआ। जब वह मेरी तरफ आया, गार्डन में काफ़ी लोग थे। उनकी परवाह करते हुए उसने धीरे से कहा, "इतने दिन हो गए, आपसे बात करना ही नहीं होता। यह मेरा कार्ड है, मुझे फ़ोन करना। और हाँ, क्या नाम है आपका?" मैं जैसे किसी जादुई अवस्था में बोली, "कावेरी।" "और आपका?" "विनय।" "ओके, फ़ोन करना।" कहकर वह चला गया। मैंने पहली बार उसे इतने पास से देखा था। वह भी मुझे बहुत ध्यान से देखता रहा था। मैंने उसके कार्ड को बेचैनी से पढ़ा।
विनय गुप्ता किसी कंपनी में सीए है। किसी नवयुवती की तरह मेरी हथेलियां पसीने से भीग उठी थीं। अजीब सी खुशी और उत्साह से मैं उसी समय सर छोड़कर उसे फ़ोन करने के लिए घर की तरफ चल पड़ी। बहुत सी बातें करनी थी उससे, कितना कुछ पूछना था, कितना कुछ बताना था। निखिल और यश के आने में काफ़ी समय था। मैंने घर पहुंचकर अपने स्पोर्ट्स शूज़ भी नहीं उतारे, बस हाथ धोकर उसका कार्ड देखते हुए लैंडलाइन से फ़ोन मिला दिया। नेटवर्क नहीं था, मोबाइल से टाइम खराब होता और मैं तो अति उत्साहित थी ही। पहले ही घंटे में उसने फ़ोन उठा लिया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। लगा उसने मुझे घर आते हुए देखा होगा। मेरे फ़ोन का इंतज़ार होगा उसे। मैं कावेरी, मेरे कहते ही वह बोला, हाँ कावेरी, हाउ आर यू? उसके मुँह से मुझे अपना नाम पहली बार इतना खूबसूरत लगा। लगा वह कई बार कावेरी कावेरी कहे। मैं शुरू हो गई, विनय आपको पता है मैं कब से आपका गार्डन में इंतज़ार कर रही हूँ। रोज़ सोचती थी आप क्यों नहीं आ जाते किसी दिन। वहाँ बात करना कितना आसान था, आपने इतने दिन क्यों लगा दिए? विनय हँसा, उसकी हँसी जैसे मुझे एक शीतल बौछार में भिगो गई। बोला, बस अब आना ज़रूरी लगा, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी, इसीलिए फ़ोन नंबर दिया आज। मैं बहुत खुश थी। हाँ कहिए। बात यह है कि मुझे ऐसा लगता है कि यह जो कुछ भी हमारे बीच है वह ठीक नहीं है। जब हम एक दूसरे के रूटीन के हिसाब से बाहर आकर एक दूसरे को देखते हैं, उस समय आपके नीचे वाले फ्लैट में कोई हमें देखता है। आप तो नीचे नहीं देख पाएंगी ना, मैंने नोट किया है। मैं अपनी लाइफ में कोई भी अनावश्यक टेंशन नहीं चाहता। अच्छा भला सुखी परिवार है मेरा। आप भी अपने पर कंट्रोल रखिए। अब बस यही कहना था मुझे आपसे। अब रखता हूँ, कुछ ज़रूरी काम है। कहकर वह फ़ोन रख चुका था। अपमान और दुख से मेरी आँखों से आँसू बह चले। आज इतने सालों बाद दिल को जो सुकून मिला वह इतना क्षणिक था, मुझे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ था। मैंने उसे फिर फ़ोन मिलाया, उसने नहीं उठाया। अपना आत्मसम्मान भूलकर मैं फिर उसे फ़ोन मिलाया, उसने नहीं उठाया। मैं रोती हुई फ़ोन घूरती रही। यह क्या हो गया? यह क्या किया विनय ने? मैं कौन-सा उससे कुछ माँग रही थी, कोई सीमा पार करने के लिए कह रही थी। उसे देखना था, उससे बातें करनी थी, बस यही था ना, और क्या चाहिए था मुझे? निखिल और पार्थ लौटे तो मेरी हालत देखकर घबरा गए। सूजी आंखें, पसीना-पसीना शरीर, उड़ती रंगत। निखिल ने तो मुझे बेड से उठने ही नहीं दिया। मुझे भी समझ नहीं आया क्या करूं। निखिल और पार्थ के चिंतित चेहरे देखकर दुख हुआ। तेज सिरदर्द है कहकर चुप पड़ी रही। थोड़ी देर बाद उठकर निखिल और पार्थ के मना करने पर भी डिनर तैयार किया। खुद खाया ही नहीं गया। मुझे अपनी हालत पर बहुत गुस्सा भी आ रहा था। मैं कोई युवा लड़की तो नहीं थी कि ब्रेकअप हो गया था या दिल टूट गया हो, पर हाँ, दिल तो टूटा था ना। अगले 2-3 दिन यह स्पष्ट हो गया कि विनय ने अपना रास्ता बदल लिया था। उसने मेरी तरफ आंख भी नहीं उठाई। उसकी तरफ से अब कुछ नहीं था। अपने दिल को संभालना मेरे लिए मुश्किल काम था, पर संभालना तो था ही ना। मैं डिप्रेशन का शिकार हो रही थी। या तो हमेशा रोती रहती या चुपचाप पड़ी रहती। निखिल मुझे डॉक्टर के पास ले गए। स्ट्रेस और हाई बीपी देखकर उन्होंने मुझे दवाइयाँ दी। मेरे अजीब अधूरे बेईमानी से इश्क का यह अंजाम होगा, यह तो मैंने सोचा ही नहीं था। 1 महीना हो रहा था। उसके बाद विनय ने आमना-सामना होने पर भी मेरी तरफ आँख उठाकर नहीं देखा था। एक दिन अचानक अवसाद के इन बादलों में से मेरे मन में एक ख़्याल की चमक उभरी। मैं उसे अपने दिल में क्यों भला बुरा कह रही हूँ? वह तो एक शरीफ आदमी है।
कितना अच्छा पति और पिता है। कोई और पुरुष होता तो अपनी तरफ एक पर स्त्री का झुकाव देखकर आगे बढ़ने के लिए तैयार रहता। मैं तो अंधी थी ही उसके लिए। वह चाहता तो कितनी आसानी से मुझे अपने और करीब कर सकता था। पर एक पड़ोसी की मेरी तरफ उठती नज़र से भी उसने मुझे बदनाम होने से बचा लिया। निखिल और पार्थ को अगर पता चल जाता तो मुझे इससे आगे सोचकर ही झुरझुरी आ गई। एक परपुरुष ने मेरे बहके कदमों को संभाला है, मुझे तो उसका शुक्रगुजार होना चाहिए। और कौन कहता है कि हर पुरुष स्वभाव से कामुक, अय्यास और मौकापरस्त होता है। यह शराफत हम स्त्रियों की बपौती थोड़ी ही है। पुरुष भी होते हैं अपनी पत्नी के प्रति निष्ठावान, अच्छे इंसान, परिवार की मर्यादा को निभाने वाले। किसी एक पुरुष के चरित्रहीन होने पर सारी पुरुष जाति को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। एक परपुरुष की शराफत का उदाहरण मेरे सामने था। मेरा पागलपन, मेरे बहके कदम गवाह थे। तो दोस्तों, अगर आपको यह स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।